सामने सुनो, आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई कैप सी ए का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का। तो कोशिश करें कि उसको समझें और कल जब आप उसको क्वेश्चन खुद करें, जो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं उसको रिवाइज करके खुद करें ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हों। कम्योर इंजीनियरिंग लिमिटेड KEL इज रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990। तब इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी का STR नंबर भी है। द कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ अप्लायंसेस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द KEL फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017। अब नवंबर 2017 की इंफॉर्मेशन अगर हमें प्रोवाइड की गई, इसका मतलब हमने रिटर्न किसकी फाइल करनी है, नवंबर 2017 की, जिसकी ड्यू डेट क्या है 18 दिसंबर 2017। अब जो भी मैंने बिफोर डिस्कस किया था कि सेल टैक्स एक्ट 1990 में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब क्या, इसका STR नंबर है। तो हमने अर्लियर जो मैंने डिस्कस किया था कि अगर एंड कंपनी का टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, किसी भी इंडिविजुअल AOP अदर देन कंपनी ने टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, तो उसने NTN लेना है। NTN के बाद अगर उसने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करना है तो उसका STR नंबर भी गवर्नमेंट उसको इशू करेगी उसी NTN के बेस पे। अब रिटर्न उसी कंपनी की फाइल होगी, सेल टैक्स रिटर्न उसी कंपनी की फाइल होगी जिसका STR नंबर होगा। अब आगे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन परचेजेज। कंपोनेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 70,700। कंपोनेंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर 15250, 15,250। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड FED 10,000। हमने कुछ स्टूडेंट्स ने सेक्शन 148 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ लिया लेकिन कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ पे मैं इससे रेलिवेंट बता दूँ कि जब कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट जब करते हैं तो हम स्टॉक किस वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं कि जो चीज़ें बाहर से जितनी अमाउंट से, यानी लेट से $20,000 से हमने चीज़ें परचेज़ की हैं, उसके ऊपर हमने गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी और FED जो चार्ज किया और जो क्लियरिंग अदर क्लियरिंग चार्जेस हैं, एक्सेप्ट सेल टैक्स और इनकम टैक्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उसकी इनवाइस वैल्यू में ऐड होके स्टॉक की वैल्यू बनती है। यानी कि सेल टैक्स और जो इनकम टैक्स है उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसकी कॉस्ट में, उसकी स्टॉक वैल्यू में यानी कि कॉस्ट में ऐड होता है। तो सेल टैक्स और इनकम टैक्स क्यों नहीं ऐड होता है? क्योंकि सेल टैक्स को हम रिफंड करेंगे, क्लेमेबल होता है, और जो इनकम टैक्स है वो भी एडजस्टेबल होता है, या उसको हम एंड उसको एडजस्ट करते हैं। अब आगे तक सप्लाई, ये तो थी इन्फॉर्मेशन सी परचेज से रिलेटेड। अब आती सप्लाई, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। लोकल टैक्सेबल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन 40,000, लोकल टैक्सेबल सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 24,000, एग्जेम्प्ट गुड्स 11,000, कमर्शियल इंपोर्ट गुड्स 12,500। उसके बाद आता है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। सप्लाईज फॉर कमर्शियल इंपोर्ट्स इंक्लूड अप्लायंसेस ऑफ 2.04 million which were sold on installment basis to an industrial consumer at the markup of 2%. Sale tax of 60,000, 21,000, 26,000 were paid in cash account on account of electricity, gas and mobile phone bill respectively. Sale tax of 85,000 were paid by the company on purchases of uniform for its line staff. An amount of 2 lakh on account of purchase made from registered supplier in outstanding since March 2016. The relevant input tax were accounted for in the relevant tax period. A penalty of Rs 50,000 and additional tax of 25,000 were levied on KEL under the Income Tax Ordinance 2001, which was unpaid on as on November 2013, November 2017. Sale tax payable at the rate of 17% on all the above figures are inclusive of sale tax wherever applicable. Required sale tax payable or refundable. Input tax credit to the carried forward if any. ठीक है। अब क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन उसने हमने दे दी है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं कि उसको हमने कैसे करना है। क्वेश्चन का सेम जिस तरह मैं आपको क्वेश्चन करूँगा सेम इस तरह आपने रिटर्न भी करनी है, यानी कि रिटर्न और क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा जो फॉर्मेट है, जो स्टाइल होगा वो सेम ऐसे ही होगा, जैसे हम इसको क्वेश्चन को करेंगे वैसे ही आपने रिटर्न फाइल करनी है। सबसे पहले जो आ रहा है कि परचेजेज, कंपोनेंट फ्रॉम परचेजेज। सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है सेल टैक्स पेबल। तो सेल टैक्स पेबल के लिए हमें फार्मूले का पता है, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सेल टैक्स पेबल। आउटपुट टैक्स में से उसको माइनस कर लें, इनपुट टैक्स में से माइनस कर लें, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेल टैक्स पेबल। तो सबसे पहले जो हम अभी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन में क्या है, कंपोनेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। तो रजिस्टर्ड सप्लायर से कितनी की चीज़ें उसने परचेज की हैं, 70,700। कंपोनेंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कितने की चीज़ें परचेज की हैं, 15,250। तो यहाँ पे हम इनपुट का कॉलम इंसर्ट करते हैं, इनपुट टैक्स, यहाँ पे हम कर देते हैं आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स में जो रजिस्टर्ड सप्लायर है कितना है, 70,700। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0.17% से। ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे अगर लेके आऊँ तो यहाँ के आपके सामने है कि यहाँ पे लिखा हुआ है परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन।
रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजिंग कितनी आई, देखिए परचेज वर्किंग वन। अब वर्किंग वन क्या है, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 70,700, उसके ऊपर सेल टैक्स कितना है 12,007, यानी कि 17% हमने इस पर सेल टैक्स है। सेल टैक्स कितना है, कितने परसेंट है, 17%। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 17% सेल टैक्स आ जाएगा, ठीक है, 12,019। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर इसने कहा था कि ये जो पॉइंट नंबर 2 था, सेल टैक्स ऑफ RS 60,000, 21,000, 26,000 वर पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड मोबाइल फ़ोन। तो ये 60,000 उसके ऊपर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, गैस बिल के ऊपर आ गया और मोबाइल फ़ोन के ऊपर 26,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो थी रेलिवेंट परचेज से। अब उसके बाद उसने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि डोमेस्टिक परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने 15,250 की चीज़ें परचेज की, उसके ऊपर सेल टैक्स कोई नहीं होगा। ये जो फार्मेट है ये सारा रिटर्न का फार्मेट, अगर आप सेल टैक्स रिटर्न हमने जो पढ़ी थी उसके ऊपर भी सबसे पहले क्या था, नेक्जर ए था, उसके बाद नेक्जर C, B जैसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। यानी कि जब आपने रिटर्न फाइल करनी है या रिटर्न की वर्किंग करनी है तो उससे पहले इस फार्मेट को लाजमी फिल करना है। ये मैं आपको शेयर करूँगा इसके अंदर सारी चीज़ें, यानी कि जैसे जैसे आप ये कॉलम बने हुए हैं ये बिल्कुल ईजी वे में मैंने किया हुआ है कि जैसे जैसे चीज़ें आप इसमें फिल करेंगे ये आपको उसकी जो एडजस्टमेंट है एट द एंड नीचे बता देगा कि सेल टैक्स कितना पेबल है, इनपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स सर आप लिखेंगे तो एट द एंड आपको पेबल बता देगा। उसके बाद इनपुट फॉर द मंथ, अब इनपुट इसके ऊपर जो इम्पोर्ट फिक्स एसेट है, जो इम्पोर्ट एक्सक्लूडिंग फिक्स एसेट, यानी कि जो यहाँ पे 10,000 रुपये की चीज़ें इम्पोर्ट भी की थी उसके ऊपर जो सेल टैक्स एज्यूम करते हैं 2,000 उन्होंने गवर्नमेंट ने हमें चार्ज किया। तो टोटल इनपुट कितना हो गया, 1,19,019 प्लस 1,21,019, यानी कि इनपुट टैक्स ऑफ लोकल एंड इम्पोर्ट दोनों का जो मिलाएं तो 1,21,019 जो टैक्स हमारे पास बन गया टोटल। अब उसके बाद अगली चीज़ आती है कि सप्लाईज, लोकल टैक्सीबल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, 40,000 की टैक्सीबल सप्लाई हमने रजिस्टर्ड पर्सन को की है और उसके बाद 24,000 की अनरजिस्टर्ड को की है। कमर्शियल गुड्स है 12,500 की एग्जम्प्ट है 11,000। हम आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कंपनी दो तरह की चीज़ें सेल कर रही हो, एक एग्जम्प्ट हो एक टैक्सीबल हो, तो हमने क्या है कि रेजिडुअल बेसिस पे एग्जम्प्ट जो वैल्यू है उसकी जितना इनपुट उसकी परसेंटेज के मुताबिक बनता है वो डिसअलाउ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं टोटल जो एग्जम्प्ट वैल्यू है वो कितनी है 11,000 और टोटल जो टैक्सीबल वैल्यू कितनी है 77,000। तो यहाँ पे रेजिडुअल इनपुट कितना बनता है वर्किंग टू में अगर हम देखें तो टोटल इनपुट बनता है 1,19,000 रुपया, यानी कि ये जो इनपुट है इम्पोर्ट के अलावा जितना भी इनपुट है जिसमें परचेज थी, इलेक्ट्रिसिटी था, गैस था, मोबाइल फ़ोन था, इसके ऊपर जो इनपुट टैक्स बनता है वो 1,19,000 रुपये बनता है। अब रेजिडुअल कैसे निकलेगा, रेजिडुअल कैसे है कि टोटल जो गुड्स हैं 88,000 थी, उनमें से 11,000 एग्जम्प्ट थी, तो परसेंटेज कितनी आई उतनी परसेंट, यानी कि जितने परसेंट एग्जम्प्ट सप्लाई थी उतने परसेंट हमने इनपुट भी यहाँ से डिसअलाउ यानी कि इनडिविजिबल कर दिया। तो नेट हमारा जो इनपुट है वो बनता है 1,04,124 रुपये का। इसका मतलब क्या है कि 14,870 हमारे लिए क्या है, नॉन क्रेडिटेबल इनपुट है। नॉन क्रेडिटेबल इनपुट रिलेटिंग टू एग्जम्प्ट सप्लाई, रिटर्न में एक कॉलम दिया होता है कि जो एग्जम्प्ट सप्लाई से इनपुट रिलेटेड होता है वो यहाँ पे हम इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट इनपुट बनेगा वो बन जाएगा 1,06,124, यानी कि 1,06,124 जो इनपुट है वो हमारा नेट इनपुट है जो हम आउटपुट के गेस एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जांपल मैं फिर दोबारा देता हूँ, क्लियर करता हूँ कि लेट से आपकी जो चीज़ें हैं आप दो तरह की चीज़ें बनाते हैं। एक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक कंपनी है वो ब्रेड भी बनाती है और एक कंपनी जूस भी बनाती है, ठीक है। और फास्ट फूड ये FMCG की किसी एग्जांपल है। अब ब्रेड क्या है एग्जम्प्ट है, जूस क्या है टैक्सीबल, लेकिन हो सकता है दोनों में मटीरियल सेम आ रहा हो, यानी कि ब्रेड के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही है, केमिकल यूज़ हो रहा है, जूस में भी यूज़ हो रहा है, फ्लेवर यूज़ हो रहा है। तो क्या होगा कि जो जूस के अंदर फ्लेवर यूज़ हो रहा है क्योंकि जूस टैक्सीबल है इसलिए वो तो उसका इनपुट तो हम उसके आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। अब जो हमारी सेल जो ब्रेड की सेल है वो एग्जम्प्ट है, तो जो केमिकल हम ले रहे हैं वो क्या करेंगे, जितना केमिकल उसमें यूज़ हुआ है तो वो कैसे निकलेगा कि जितने परसेंट एग्जम्प्ट सप्लाई है उतने परसेंट हम उसको केमिकल भी डिसअलाउ कर देंगे, नॉन क्रेडिटेबल में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ किया हमने, उसकी जो परचेजेस भी लिखी, उसके बाद की जो सेल थी वो भी लिख ली। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अब ये जो 2-4 पॉइंट थे, ये क्वेश्चन ये है कि ये 2-4 पॉइंट यहाँ पे हमने लेके आने के लिए अगर हम गौर से अब देखें तो सप्लाई फॉर कमर्शियल इंपोर्ट्स इंक्लूड अप्लायंसेस ऑफ 2.04 million which were sold on installment basis to an industrial consumer at a markup of 2%, ठीक है। अब ये जो सप्लाई फॉर फ्रॉम कमर्शियल इंपोर्ट्स इंक्लूड्स अप्लायंसेस, ठीक है। अब ये जो अप्लायंसेस थी उन्होंने ऊपर उसने डिस्कस किया कि 10,000 रुपये की हमने इंपोर्ट की है, ठीक है। अब उस इंपोर्ट को कमर्शियल इंपोर्ट यानी कि उस इंपोर्ट को जब वो आपने इंपोर्ट की उसको आगे सेल किया तो इस 2.04 मिलियन में से अभी 12,500 सिर्फ सेल हुआ है,
ठीक है। बाकी तो भी पड़ी हुई हैं चीज़ें, स्टॉक में चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट था कि उसने यहाँ पे डिस्कस किया कि 2.04 मिलियन जो अमाउंट है उसमें से 12,500 यहाँ पे सेल हो गया, बाकी उसके ऊपर 2% मार्कअप है। अब ये जो 2% है ये क्या है, पॉलिसी है, ये रिटर्न में रजिस्टर नहीं होगा, ये तो बिजनेस की पॉलिसी है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस ये करेंगे कि जिस माह में आपने सेल किया आपने उस माह में रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डलेस के जिस माह में आपने सेल किया उस माह में उसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डलेस के अमाउंट आपको रिसीव हुई है नहीं, मार्कअप पे लीज पे सेल जैसे भी आपने सेल किया, जिस माह में आपने उसको सेल कर दिया उस माह में उस माह की रिटर्न में आपने उसको लेना है। आगे आता है सेल टैक्स, और ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सेल टैक्स ऑफ 85,000 वर पेड बाय द कंपनी ऑन द परचेज ऑफ यूनिफॉर्म। अब ये चीज़ क्या कॉस्ट ऑफ सेल से रेलिवेंट है? अगर तो कॉस्ट ऑफ सेल से रेलिवेंट, हमने क्या डिस्कस किया था कि वो हर वो चीज़ उसका आपने इनपुट लेना है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू है कॉस्ट ऑफ सेल, जो आपके आउटपुट टैक्स को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, इनपुट टैक्स उसको हम लेंगे। अब यूनिफॉर्म जो है ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसका 85,000 का इनपुट भी नहीं लेंगे। उसके बाद है एन अमाउंट ऑफ 2 लाख ऑन अकाउंट ऑफ परचेज मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इज आउटस्टैंडिंग सिंस मार्च 2016। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन से जो हमने चीज़ें परचेज की थी उसको हमने पे करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस ये तो हमने रिटर्न ऑलरेडी रिटर्न में ले ली होंगी चीज़ें। अब उसने आगे क्या डिस्कस किया, द रेलिवेंट इनपुट वाज अकाउंटेड फॉर द इन द रेलिवेंट पीरियड। जिस माह में हमने 2 लाख की चीज़ें परचेज की थी उस माह में हमने उसका इनपुट ले लिया था। इसका मतलब क्या है कि पेएबल आउटस्टैंडिंग है। पेएबल एक डिफरेंट चीज़ है, वो पेमेंट से रिलेटेड है, रिटर्न से रिलेटेड ये है कि हमने जिस माह में लिया उस माह में उसको ले लिया। अब परचेज के मामले में मैंने आपको बताया था कि हम 6 माह तक उसको ले सकते हैं। अगर उसने ये बात ना की होती कि रेलिवेंट इनपुट टैक्स वार अकाउंटेड फॉर द रेलिवेंट टैक्स पीरियड, अगर वो ये डिस्कस ना करता तो फिर हमने क्या करना था कि साइलेंट था, तो हमने क्या करना था इस इनपुट टैक्स को भी ले लेना था। अज्यूम करना था कि विदिन 6 मंथ हमने परचेज की हैं चीज़ें और इस इनपुट टैक्स को हमने ले लेना था। ए पेनल्टी ऑफ Rs 50,000 एंड एडिशनल टैक्स ऑफ Rs 25,000 while levied on KL under the Income Tax Ordinance 2001 which was unpaid on as on November 13, 2017। अब ये हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, और यहाँ पे उसने बात कर दी इनकम टैक्स की। मतलब कि ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है। वो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सेल टैक्स रिटर्न में लेकर नहीं आते। ये पेनल्टी है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया होगा, कोई मसला होगा जिसके अगेंस्ट हमें उसको पे करना है, लिहाजा सेल टैक्स में उसकी कोई जगह नहीं है। उसके बाद सेल टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ 17%, ये अभी हमने देख लिया। अब आता है सेल टैक्स पेबल रिफंडेबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने फिल की। उसके बाद आता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ? 17,000 का 17% लिया हमने, 77,000 का 17% लिया, टोटल आउटपुट टैक्स हमारे पास बन गया 13,090। उसके बाद आता है कि क्यूमुलेटेड डेबिट। क्यूमुलेटेड डेबिट में क्या है कि वही चीज़ एक चूँकि रिटर्न के अंदर आ रही होती है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको जब रिटर्न में चीज़ें फाइल करें तो आपको इस चीज़ों से आप फेमिलियर हो। उसके बाद आता है सेल टैक्स विदहेल्ड एज अ विदहोल्डिंग एजेंट। ये मैंने बताया था कि हमने 1% और 20% STWH सेल टैक्स विदहेल्ड मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। तो अगर कोई एक कंपनी गलती से आपका टैक्स विदहेल्ड करती है और उसने जमा भी करवा दिया तो आप उसको यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे ये जुलाई ऑनवर्ड रूल खत्म हो चुका है कि रजिस्टर्ड पार्टी जब किसी रजिस्टर्ड बंदे को सेल करेगी तो उसने पूरी की पूरी अमाउंट पे करनी है, लेकिन जब अनरजिस्टर्ड से आप चीज़ें परचेज करेंगे तो आपने 1% सेल टैक्स विदहेल्ड भी करना है। फर्दर टैक्स अगर चार्ज हुआ हो तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे। अब आता है एडमिसिबल क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एडमिसिबल क्रेडिट में क्या था कि अगर इनपुट टैक्स ग्रेटर देन है आउटपुट टैक्स तो 90% ऑफ इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स एडजस्ट हो जाएगा, 10% हमने पे करना है। इस केस में इनपुट टैक्स कितना है 1,06,000, आउटपुट टैक्स कितना है 13,000, तो 90% जो अमाउंट है वो क्या होगी, वो एडजस्ट हो जाएगी। 90 अगर इसका हम 90% लेंगे ये तो एडजस्ट हो गया, बाकी जो 13,009 ये क्या निकलाएगा, ये पेबल निकलाएगा। ठीक है, यानी कि 90% इस अमाउंट की हमने एडजस्टमेंट ले ली, इनपुट टैक्स के अगेंस्ट उसको हमने एडजस्ट कर लिया, लेकिन 13,009 यानी कि 10% इसका हम पे कर देंगे। एक्चुअल में तो हमारी 100% ही एडजस्टमेंट होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने फंड फ्लो को कैश फ्लो को मैनेज रखने के लिए कहा है कि चलो 90% आप एडजस्ट इस महीने में कर लो, 10% हमें पे कर दो ताकि हमें कुछ ना कुछ पैसे आए, यानी कि उन्होंने अपने आप को अपना बजट या अपना कैश फ्लो भी मैनेज करने हैं। ठीक है, तो ये हमने जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि इस जो क्वेश्चन है उसको आपने पहले अपने सारे नोट्स क्लियर करने हैं, जो चीज़ें इसमें आ रही हैं उस रेलिवेंट नोट्स पढ़ें। उसके बाद इस फॉर्म को फिल करना है, जो फॉर्मेट है इसको फिल करना है, प्लस आपने साथ ही वर्किंग करनी है। अब ये जो वर्किंग है ये आपने प्योर ये प्रैक्टिकल वर्किंग है। जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करें तो सेम आपने ऐसे वर्किंग बनानी है। फॉर्मेट्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं 70,700 के पीछे डिटेल वर्किंग हो, ये समरी है एक तरह की। इलेक्ट्रिसिटी के पीछे हो सकता है 5-6 बिल हो, जितने भी बिल आपके हो सकते हैं, लेकिन आपकी ये समरी है कि इनपुट टैक्स आपका ये आ गया और एडमिसिबल क्रेडिट ये आ गया। ठीक है, और नीचे आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको मजीद आगे क्लैरिफाई करना चाहते हैं आउटपुट टैक्स आप लिख लेंगे, आउटपुट टैक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो आउटपुट टैक्स में आपने अगर हम सिर्फ इसको बेस बनाएं तो हमारा इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स ये बनता है जो कि 14,000 रिफंडेबल निकल रहा है। ठीक है, इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि जब अब ये रिफंडेबल है, देखिए एक्चुअली में रिफंडेबल नहीं होगा, फिर आपने क्राइटेरिया कौन सा यूज़ करना है 90% और 10% वाला। अगर इनपुट टैक्स ग्रेटर देन है, आउटपुट टैक्स ग्रेटर देन लेस देन है इनपुट टैक्स, या इनपुट टैक्स ग्रेटर देन है आउटपुट टैक्स, तो फिर क्या है 10% हमने एडजस्ट करना है, 90% क्या होगा और जो हमने 90% 10% हम पे करेंगे, 90% एडजस्ट होगा।
तो ये सारी चीज़ें मैंने फिल की, रेलिवेंट, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन था इसमें, मतलब कि सिंपल इन द वे कि जैसे मैंने वो कराया बिल्कुल सिंपल था। इसमें सारी चीज़ें एक एक सेंटेंस आपने पढ़ा, ये सारी। अब इसके बाद जो मजीद हम क्वेश्चन अगला डिस्कस करेंगे उसमें स्टॉक भी लेके आएंगे, कंजम्पशन रिपोर्ट भी लेके आएंगे, थोड़ा इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ताकि जब अगला क्वेश्चन आप करें तो आपको उसको मजीद चीज़ों की जो आपकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर हों। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, यानी कि ये समझ लें कि ये जो क्वेश्चन है जिस तरीके से मैंने आपको कराया ये प्रैक्टिकल मैंने आपको कराया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन और हो सकता है साथ नेगेटिव जे, और क्योंकि वो स्मॉल सा एक छोटा सा एक पार्ट है, नेगेटिव जे, स्टॉक और सारी डिटेल जो एक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन कोशिश ट्राई ये करें कि नोट्स आप ज़रूर रिवाइज़ करें जो मैंने आपको शेयर किए हैं, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। थैंक यू वेरी मच।